गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया था। अब हम बताएंगे बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज एट ए पर्टिकुलर डेट। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंटरप्राइज. It is prepared after having prepared the income and expenditure. सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। इसमें बैलेंस शीट में क्या है कि जैसे हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरह से इसकी बैलेंस शीट जो है वो तैयार होती है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद तैयार की जाती है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सरप्लस या डेफिसिट आता है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। When opening balance of capital fund or general fund or crops fund is not given, it is determined by preparing opening balance sheet. इसमें कैपिटल फंड दिया हुआ होता है, कैपिटल फंड के अंतर्गत ही सरप्लस हो तो वो ऐड होता है और अगर डेफिसिट हो तो वो लेस हो जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ होता तो उसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। कैपिटल फंड बेसिकली जो है वो असेट्स माइनस टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी ही माना जाता है कैपिटल फंड। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन सी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स. Fixed assets appearing in previous year balance sheet should be adjusted for sale during the year, purchase during the year and depreciation. The adjusted amount is shown in the balance sheet. It should be noted that if during the year a part of assets has been sold, then the book value of the assets is deducted from the concerned assets account. अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यू जो है वो फिक्स्ड असेट्स की बड़ी घटी तो नहीं है। तो जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होती है उसमें हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है असेट्स की। उसमें से जो हमने सेल कर ली होती है असेट्स उसकी बुक वैल्यू उसमें से डिडक्ट हो जाती है। कोई परचेज़ की है तो वो उसमें ऐड हो जाती है। और जो इसको सेल करने का प्रॉफिट या लॉस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो फर्नीचर का 1 लाख रुपीज़ है। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 इज सोल्ड फॉर 25,000 के 20,000 की जो फर्नीचर था वो 25,000 में सेल किया। तो हम क्या करेंगे कि 20,000 जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख में से लेस कर देंगे और जो 5,000 का प्रॉफिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम शो कर देंगे। इफ़ द फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 15,000 और अगर बाई चांस से फर्नीचर 15,000 का सेल होता तो हम 5,000 रुपये जो लॉस है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। इफ़ ए न्यू असेट्स इज परचेज द पेमेंट वुड हैव बीन शोन इन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. दिस अकाउंट thereafter should be scrutinized and the assets appearing therein be shown in the asset side of balance sheet. तो इस तरह से अगर कोई नई असेट्स परचेज की है तो वो कहाँ से ढूंढेंगे हम, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा वहाँ पर असेट्स परचेज की हुई की एंट्री होएगी तो वो न्यू असेट्स जितने की परचेज की है वो कंसर्न्ड असेट्स में हम ऐड कर देंगे। सेकंड पॉइंट है लोन. लोन टेकन इफ एनी is shown in the receipt side of the receipt and payment account and the amount less any repayment is shown in the liability side of balance sheet. तो ये इस तरह से रीपेमेंट जो है वो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अगर कोई पेमेंट हुई है तो वो लेस कर देंगे और बाकी का जो लोन बच रहा है वो लाइबिलिटी में शो कर देंगे। एडवांस. एडवांस गिवन इफ एनी इज शोन इन द पेमेंट साइड एंड रिकवरी ऑफ लोन ऑन द रिसिप्ट साइड. नेट अमाउंट इज शोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो कोई जो नेट अमाउंट हो जाएगा वो हम कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में, और अगर कोई रिकवरी हो गई है तो वो उसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मेड इज शोन इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड इन द रिसिप्ट साइड. They are shown in the asset side of balance sheet. Any addition is to be added and sale of investment be deducted. तो जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट हमने ली है
उस सारी में से अगर कोई सेल कर दिया तो वो माइनस कर देंगे, और कोई ऐड हुई है तो वो उस इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे, और जो रियलाइज्ड वैल्यू होगी वो बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। एडजस्टमेंट मेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम बिफोर दे आर shown in income and expenditure account will also appear in the balance sheet. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपने ऐड किए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो लाइबिलिटी में शो होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने लेस किए हैं वो असेट्स में शो होंगे। अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो लाइबिलिटी में शो होगा। एक्रूड इनकम जो है वो असेट्स में शो होगी। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट लाइबिलिटीज़। Liabilities appearing in the previous year balance sheet should be scrutinized as to whether any payment has been made against them. This information will be available in the payment side of recipient payment account. अब कोई लाइबिलिटी है, अगर उनकी कोई पेमेंट की है तो वो पेमेंट साइड में दिखेगी रिसिप्टेंट पेमेंट में, और वो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा वो हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। रिसिप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज से डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एनुअल डिनर एट्सेट्रा आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट आर शोन इन द लाइबिलिटी साइड। कोई स्पेसिफिक काम के लिए कोई फंड मिलता है तो वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड नहीं शो करते, वो बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। ये जो साल के एंड में उनका बैलेंस होता है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में, ये असेट साइड में बैलेंस शीट में शो होता है, और अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो कहाँ शो होएगा, लाइबिलिटी साइड में। सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और डेफिसिट लेस हो जाएगा। ये फॉर्मेट दे रखा है, इसमें सबसे पहले आपने कैपिटल फंड लिखना है और ऐड इसमें सरप्लस, लेस है तो डेफिसिट। इसी तरह से बिल्डिंग फंड कोई है तो ओपनिंग बैलेंस ऐड डोनेशन कोई बिल्डिंग की है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। कोई स्पोर्ट्स फंड है तो उसका भी इसी तरह से। और अदर करंट लाइबिलिटी हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, वाटर चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये लाइबिलिटी साइड होगी। असेट साइड में जैसे फिक्स्ड असेट्स हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह है, ओपनिंग बैलेंस उसका हो गया, कोई एडिशन है वो ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन है उसमें कोई लेस कर देंगे। इसी तरह से फर्नीचर का कोई सेल किया है या एडिशन है वो ऐड लेस कर देंगे। करंट असेट्स में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस, रेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बैलेंस शीट तैयार कर लेनी है। तो ये तीनों अकाउंट के बारे में मैंने बता दिया। अब कुछ इसमें टर्म्स हैं जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड आर सेट असाइड by a not for profit organization for a specific purpose. Fund among along with the income earned on the fund cannot be used for purpose other than those for which it is received are set aside. जैसे फंड का मतलब होता है कि हम कोई इनकम अर्न करते हैं किसी फंड के अगेंस्ट, तो वो हम क्या कर देते हैं, उसी जगह उस फंड में ही लगाते हैं। अगर उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम होती है तो वो भी उसी फंड में प्लस होती है। अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो वो भी उसी फंड में से ही माइनस किया जाता है। डोनेशन रिसीव्ड आर फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर क्रेडिटेड टू ए सेपरेट फंड अकाउंट एंड आर शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर इसके अंतर्गत कोई भी डोनेशन वगैरह रिसीव्ड होती है तो वो भी हम एक अलग से जगह ही रखते हैं उसको, और उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट एंड एक्सपेंसेस आर पेमेंट आउट ऑफ दीज फंड्स आर डेबिटेड। तो कोई अगर इस फंड के अगेंस्ट इनकम मिलती है तो वो क्रेडिट में लिख देते हैं, क्रेडिट साइड, और अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो डेबिट कर दिया जाता है। अकाउंटिंग व्हेन डन ऑन दिस बेसिस इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इस तरह से जो खाते अकाउंटिंग बनती है तो उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का नाम दिया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच फंड। डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड दैट फंड आर क्रेडिटेड टू द फंड अकाउंट अलॉन्ग विद द इनकम दैट इज इंटरेस्ट वाइल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो इसके लिए एनपीओज जो हैं वो अलग से बैंक अकाउंट जो है हर एक फंड का बनाते हैं, और इसमें जो भी कोई इंटरेस्ट होता है या कोई डोनेशन मिली है वो क्रेडिट में लिख देते हैं, और जो खर्चा होता है वो डेबिट में लिख देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे इसमें ये एग्जांपल दे रखा है कि प्राइज फंड हैज़ ए बैलेंस ऑफ 1 लाख विच इज़ इन्वेस्टेड एज फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक अर्नड 8% इंटरेस्ट. Further donation of 10,000 is received. Expenses incurred toward prize 7,000, 3,000 toward trophy and 4,000 toward distribution of cash prize. तो अब हम इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे. ओपनिंग बैलेंस इसका दे रखा है फंड प्राइज फंड का 1 लाख रुपीज़. डोनेशन हमें कितनी मिली, एड डोनेशन 10,000 और इंटरेस्ट कितना बना, एड इंटरेस्ट 1 लाख का 8% हो जाएगा 8,000. तो ये सारी हमारी क्या है, इनकम है. हम इसको ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 1,18,000 और खर्चा हुआ है टोटल हमारा 7,000. तो लेस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस लेस करके 1,11,000 आ गया. तो ये हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा. इसी तरह से अगर पर कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं. जैसे इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है नेक्स्ट एग्जांपल में. ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 10,000, डोनेशन ऐड कर दी हमने 5,000, कोई इंटरेस्ट अर्न हुआ 1,500. तो टोटल हमारे पास फंड के पैसे हैं 16,500, पर इसके जो खर्चे हैं वो हो गए 20,000. तो 3,500 खर्चे ज़्यादा हो गए. तो ये हम डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखाते हैं. वरना जो खर्चे फंड के अगेंस्ट होते हैं वो उसी में से ही लेस करते हैं, फंड में से ही, और जो बाकी का अमाउंट बच जाता है वो हम कहाँ शो कर देते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं. नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब कुछ ऐसी आइटम हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है. ये 1 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इनकी हमने कैसे ट्रीटमेंट करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी हमने बैलेंस शीट में शो करनी है, तो इसके बारे में बता रही हूँ. ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे. एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस. एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस इज़ द अमाउंट पेड बाय ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ए NPO. Entrance fees or admission fees is revenue receipt and therefore is accounted as an income and credited to income and expenditure account. एंट्रेंस फीस या एडमिशन फ़ीस ऐसी फ़ीस होती है जब कोई व्यक्ति किसी भी NPO का मेंबर बनता है, जैसे किसी भी कोई चैरिटेबल संस्था का है, किसी हॉस्पिटल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, क्लब का मेंबर बनता है, तो जो वो एंटर होने के लिए फ़ीस देता है उसे एंट्रेंस फ़ीस कहा जाता है. इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में शो किया जाता है. अगला है लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस इज अकाउंटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड एडिड टू कैपिटल फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो अब अगर क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है तो वो आपने कैपिटल फंड में ऐड करनी है बैलेंस शीट में, और इसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं क्योंकि ये रेकरिंग नहीं होती है, ये एक बार ही दी जाती है सर्विस. नेक्स्ट है स्पेशल रिसिप्ट. स्पेशल रिसिप्ट मीन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन, जैसे कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर. सच कंट्रीब्यूशन आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, एनुअल डिनर अकाउंट, एंड एक्सपेंसेस अगेंस्ट दीज रिसिप्ट आर डेबिटेड टू इट. द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये स्पेशल रिसिप्ट होती हैं. इसमें से जो भी कोई खर्चा होता है वो इसी रिसिप्ट से प्राप्त होता है और जो बाकी का अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट है डोनेशन. ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफर रिसीव्ड डोनेशन. डोनेशन रिसीव्ड में भी जनरल आर स्पेसिफिक. अब जो चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं उनकी मेन इनकम का साधन क्या होता है, डोनेशन ही होता है. तो डोनेशन दो तरह की होती है. एक होती है जनरल, जिसके आगे कोई पर्पज़ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ जनरल डोनेशन है, आप उसको किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो. तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. और दूसरी होती है स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, जैसे डोनर डोनेट 10 लाख फॉर ए लाइब्रेरी. इट मीन्स द डोनेशन रिसीव्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लाइब्रेरी. तो जैसे किसी पर्पज़ के लिए शो होती है, कोई डोनेशन दी जाती है, तो इसे स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं. तो इसे हम किसी और काम पर खर्च नहीं कर सकते, तो इसे कैपिटलाइज्ड कर देते हैं और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है कि एंट्रेंस एडमिशन फीस एंड जनरल डोनेशन आर शोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट, हैंस दे आर
क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस और जनरल डोनेशन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने शो करनी है। तो नेक्स्ट है लिगेसी। Legacy is the amount received as donation by NPO under will of a deceased person. The donor may or may not specify condition for its use. In case no condition is specified, it is accounted as general donation, and if a condition is specified, it is accounted as specific donation. Legacy होती है जैसे कोई व्यक्ति अपनी जो है वो विल में लिख जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है भी मेरा ये बंगला या मेरा ये घर या मेरा ये पैसा इस संस्था को दान दे दिया जाए। तो ये भी दो तरह से हम मान सकते हैं कि अगर उसने कोई पर्टिकुलर काम के लिए वो पैसा दिया है या वो घर दान किया है तो वो स्पेसिफिक माना जाएगा, और अगर कोई आगे जो है पर्पज़ नहीं लिखा तो उसे जनरल डोनेशन माना जाएगा। इट इज़ अकाउंट जनरल डोनेशन है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी, तो क्रेडिट की जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और स्पेसिफिक है तो ये कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी और इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई खर्चा होगा तो वो भी इसमें से माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट रिसीव्ड इज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट। कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है किसी भी संबंधित तो वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज शोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. Sports material consumed during the year is debited to income and expenditure account and balance amount is carry forward in the balance sheet. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो कहाँ शो होएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। अगर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ है तो वो खर्चा हो गया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आएगा, और बैलेंस अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट। तो जो बाकी का है वो आगे बैलेंस शीट में चला जाएगा। इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट एंड इज सोल्ड। अगर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल सेल हुआ है तो इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अगर इनकम है तो क्रेडिट में और अगर एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट में। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। इसी तरह से अगर कोई हमने ओल्ड असेट्स सेल की है तो जो पर्टिकुलर असेट्स है उसके बुक वैल्यू लेस हो जाएगी जो जितनी हमने सेल की है, और उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट या क्रेडिट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अमाउंट पेड फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट बीइंग ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दस अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन इज क्रेडिटेड। जब इनका खर्चा जो है वो डेबिट में जाएगा और इनको बेचने से जो इनकम होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगी। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, चंदा जिसे बोलते हैं। ये जो अलग अलग संस्थाओं के रूल होते हैं, कोई क्वार्टरली लेती है, कोई हाफ ईयरली लेती है, कोई ईयरली लेती है, तो ताकि उनकी जो मेंबरशिप है वो बनी रहे। तो ये एनपीओ के लिए इनकम का सोर्स होता है। Subscription received whether they related to current, previous or next year is shown in the debit side of receipt and payment account. अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सारा सब्सक्रिप्शन शो होगा चाहे वो किसी भी ईयर से संबंधित हो, पर इसमें हमने क्या करना है कि हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा लिखना है, रिलेटेड टू करंट ईयर। करंट ईयर से रिलेटेड लिखना है, चाहे वो रिसीव हुआ है चाहे वो नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए एक फार्मूला है, जैसे ये टेबल में शो हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर पीरियड, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिख रहा है वो हमने लिखना है पहले। उसमें ऐड क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, जिस साल हम खाते तैयार कर रहे हैं वो ऐड कर लेना है। और क्या ऐड करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल वाला जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो ऐड कर लेना है। और लेस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल के शुरू का जो है आउटस्टैंडिंग वो लेस कर देंगे, और इसी तरह से जो इस साल का एडवांस है एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो अमाउंट आएगा ऐड लेस करने के बाद
वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यही चीज़ अकाउंट अगर आपने बनाना है तो अकाउंट में भी यही चीज़ें शो हो रही हैं। इसमें हम जो एडवांस है बिगनिंग, सबसे पहले तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमें हुआ है बाय बैंक। फिर उसके बाद जो एडवांस इन द बिगनिंग है वो क्रेडिट में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्रेडिट में लिखेंगे। कहने का मतलब कि जो चीज़ें हमने ऐड करनी है ऊपर वाले टेबल में वो हमने क्रेडिट में लिखनी है, और जो चीज़ें हमने लेस करनी है वो हमने डेबिट में लिखनी है। तो इस तरह से हम जो है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये जो मैंने इसके रिगार्डिंग थ्योरी थी ये सारी आपको समझा दी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अगर क्वेश्चन हो सकते होंगे आपको पीछे, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना जो हमारे सब्सक्रिप्शन या प्राइस फंड से रिलेटेड हो। थैंक यू।